स्ट्रीम ले लेते हैं, तो आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों में लेने में फिर डिफरेंस क्या रह जाता है, क्यों लेनी चाहिए ये? अगर हाय गाइस, आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब, और कुछ बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। बच्चों का बहुत कंफ्यूजन है कि आफ्टर 10th कौन सी स्ट्रीम चूज करें। तो स्ट्रीम चूज करने में बच्चों के साथ तो प्रॉब्लम है, और कुछ पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अब समझ नहीं पाते हैं बच्चे और पेरेंट्स कि बच्चों को कौन सी स्ट्रीम दिलाई जाए। तो इसी के रिगार्डिंग हम आपसे कुछ बात करेंगे। आपको अपना जो मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन हो सकता है आपके लिए, वो सजेशन हम आपको बताएंगे। प्रॉब्लम है क्या कि जब बच्चा 10th पास आउट होता है तो कुछ का रहता है कि मुझे कॉमर्स लेना है, कुछ को साइंस स्ट्रीम लेनी होती है, कुछ को आर्ट स्ट्रीम लेनी होती है। तो पहली बात तो ये कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानना होगा। पेरेंट्स कभी कभी क्या करते हैं कि बच्चे को फोर्स कर देते हैं। अगर बच्चे का इंटरेस्ट साइंस स्ट्रीम में है और उनको लगता है कि बच्चे को आईएएस बनाना है, तो आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट उनके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, यूजफुल हैं, तो उनका अपना मोटिव कुछ अलग रहता है। लेकिन बच्चों के साथ क्या है, बच्चों को अगर साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेके वो स्टडी करता है, आप उस बच्चे का बैकग्राउंड चेक करिए। जब बच्चे ने 8th क्लास में, 9th क्लास में किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया है, किस सब्जेक्ट में बच्चे की कंप्लेंट नहीं आई है। आप पीटीएम अटेंड करते हो तो आपको मोस्टली बच्चे की प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में फेस करने को मिली है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को पहले से ही ऑब्जर्व करके रखना होता है, और फिर आप उस बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है। अगर आप उसको बच्चे को फोर्स करा के कोई स्ट्रीम दिला भी देते हैं तो वो आप, क्योंकि छोटा होता है बच्चा, वो अपने मन की बात कह नहीं पाता है। कुछ पेरेंट्स, बच्चे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ पेरेंट्स कोऑपरेटिव नेचर के भी होते हैं, तो बच्चों की वो बातों को पूछते हैं, उनके मन में क्या है, उनको क्या करना है आगे। तो हर टाइप के पेरेंट्स हमारे लिए मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको जो सजेस्ट करने वाला हूँ कि सबसे पहला काम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी बच्चे के फ्यूचर के लिए, क्योंकि बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानना पड़ेगा। और कि कोई भी पेरेंट्स, मैं चाहता हूँ चाहे कोई भी पेरेंट्स हो, अपने बच्चे को किसी सब्जेक्ट के लिए फोर्स ना करे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप भाग रहे हो, आपको बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, एंकर बनाना है, तो क्या बनाना है, उसको बनाने से पहले एक बार बच्चे से तो पूछिए कि उसको बनना क्या है, वो किस में खुश रह सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जो बच्चों को फोर्स करा के करा देते हैं कि नहीं आपको ये करना है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाते। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी मर्जी से अपने करियर को चूज करते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। कोऑपरेटिव नेचर के पेरेंट्स होते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं और बच्चे के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रीम दिला देते हैं। वो बच्चे बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में। जैसे आपने, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नाम लेना चाहूंगा, शुभांकर मिश्रा जी, आप सभी जानते हैं, आज तक चैनल पे भी उन्होंने काम किया। एक इंजीनियर होने के बाद एक एंकरिंग का काम कर रहे हैं। तो बच्चों को, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला और उनके पेरेंट्स ने उनकी चीज़ों को समझा कि ठीक है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, और आज शुभांकर मिश्रा अपनी फील्ड में 4 चांद लगा चुके हैं, बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। तो बच्चे को फोर्स नहीं करना है। सेकेंडरी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी परसेंटेज, उनकी जो कंप्लेंट है या टीचर्स ने उनको बताया कि मैथ्स में बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है, बच्चा कर नहीं पा रहा है, या बच्चा 45% के आसपास या 65 या 60 मार्क्स के साथ मैथ्स से पास हो रहा है, और उसके बाद भी वो मैथ्स में इंटरेस्ट दिखा रहा कि ठीक है आगे चल के थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, अगर 45 और 50 मार्क्स लेके आप ये सोच रहे हो कि हम आईआईटी करेंगे, एनआईटी में हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं मतलब जस्टिस नहीं है आपके साथ। तो बच्चे को सोचना तो है, बच्चे की बात भी माननी है, लेकिन बच्चे में वो कैलिबर भी होना चाहिए करने का, वो पोटेंशियल होना चाहिए।
तो उस बच्चे को पोटेंशियल को भी पहचानना पड़ेगा, उसके कैलिबर को भी देखना पड़ेगा। अब 40 या 45 या 50 मार्क्स लाने के बाद आप साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अचीव करने की बात है, यहाँ पे कैरियर बनाने की बात है, तो फिर इतने कम मार्क्स आपको जस्टिफाई नहीं करते हैं। लेकिन आप ये कहो कि अगर कोई 95 का बच्चा और 90% ले आया तब ठीक है, उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ओवरऑल 45 या 50% से 10th पास आउट हो रहा है और उसके बाद वो साइंस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि वो अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा है, वो चीजों को सोच नहीं पा रहा है। तो ये एक ऐसा प्रीशियस मोमेंट होता है, अगर इस प्रीशियस मोमेंट में दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सब्जेक्ट चूज करने में, तो ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट की वजह से आपकी होल लाइफ खराब हो सकती है। कहाँ कैरियर बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है। अब कुछ बच्चे 10th के बाद सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगते हैं, 12th के बाद करने लगते हैं, ग्रुप डी की फॉर्म फिल कर देते हैं। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, आपका इंटरनल घर का माहौल ठीक है और आप आगे पढ़ सकते हो, तो ये स्टार्टिंग में बहुत अपनी फ्यूचर के लिए देखिए। ये जो आप ग्रुप डी ग्रुप सी के चक्कर में पड़ जाते हो, ये उस समय नहीं पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट बच्चे को ग्रेजुएशन तो करना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दिखा सकते हो, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसके फाइनल रिजल्ट में 80+ मार्क्स आ जाते हैं और वो 80-85% लेके आता है और उसे एनआईटी में जाना है और उसे आईआईटीएन बनना है, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको साइंस स्ट्रीम ही लेना चाहिए। सेकेंडरी, अगर किसी बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड चेक करें तो ये बैकग्राउंड भी डिपेंड करता है। अगर किसी के पिताजी बैंक में हैं, जोनल ऑफिसर हैं या अकाउंटेंट हैं या फिर उन्होंने सीए कर रखा है, तो उनके इंटरनल माहौल जो उनके घर का होगा वो भी उसी टाइप का होगा और फिर बच्चा उन चीजों में इंटरेस्ट लेता होगा। तो बच्चे को, अगर बच्चे के साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और फैमिली मेंबर्स भी उसको बता रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड वो उसी बैकग्राउंड से आते हैं और उनके सामने मार्क्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम ले सकता है। कॉमर्स में भी बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। किसी को सीए करना है तो मोस्ट वेलकम, कॉमर्स लीजिए, आइए और एग्जाम दीजिए। अगर किसी के पेरेंट्स जैसे यूपीएससी पहले से ही उस डिपार्टमेंट में हैं या उनके फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा यूपीएससी करे और बच्चा शार्प माइंड का है और वो 90% लेके भी आया है, उसके बाद भी अगर उनको लग रहा है कि ये यूपीएससी कर सकता है, तो आर्ट स्ट्रीम लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपने पहले से ही एक टारगेट सेट किया है, मेरा गोल है यूपीएससी करना, लेकिन आप 95 या 90% के आसपास लेके आते हो, तो आर्ट स्ट्रीम आप ले सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 40% लाने वाला बच्चा ही आर्ट स्ट्रीम लेगा। अगर फैमिली बैकग्राउंड भी उधर से है, आपका इंटरेस्ट भी है और बच्चे को इंटरेस्ट है, बच्चा चाहता है कि उसे आईएएस ही बनना है, तो 90% लाने वाला बच्चा भी बीए कर सकता है अच्छे सब्जेक्टों से। क्योंकि यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने हैं उनको अब बेस बनाना पड़ता है, तो अगर बच्चा इसकी स्टडी करता है तो ये ठीक है, अच्छा चांस है। तो यहाँ पे मौके तो बहुत अलग अलग तरीके से बच्चों के सामने हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी बच्चे के सामने ये आ जाती है कि कुछ पेरेंट्स बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं इन चीजों को, कि ठीक है 11th करके देख लेते हैं कॉमर्स से, अगर नहीं साइंस से अगर नहीं चलेगा तो कॉमर्स ले लेंगे 12th में या फिर आर्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। तो इस दोराहे पे मत खड़े रहिए। आपको अपने फ्यूचर को संभालना है तो प्री प्लानिंग के साथ ये पहले से डिसाइड करके रखना होगा कि कौन सी स्ट्रीम हमें चूज करनी है। और जब आप 8th और 9th क्लास में होते हैं तो जो स्ट्रीम आपको आगे लेनी है, जिस स्ट्रीम में आपका फ्यूचर है, जो आप करना चाहते हो, कुछ के पेरेंट्स इतने एक्टिव होते हैं, जैसे मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं तो 1-2 बच्चे मेरे पास भी आए थे जो 8th क्लास के थे और 8th क्लास का बच्चा 9th 10th लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। उसके पास अनुजा अरोड़ा है, उसके पास पियर्सन जैसी बुक्स हैं, तो उनका टारगेट सेट है। क्योंकि अगर 8th क्लास का बच्चा पियर्सन जैसी बुक्स को करता है,
अनुजा अरोड़ा को करता है, लखमीर सिंह पढ़ता है, मॉडर्न एबीसी करता है, इसका मतलब साइंस स्ट्रीम में उसका इंटरेस्ट है और वो साइंस स्ट्रीम में कुछ अचीव कर सकता है। तो ये प्री प्लानिंग बच्चों की बहुत अच्छी होती है और ये कुछ पेरेंट्स तो करते हैं लेकिन कुछ पेरेंट्स इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ध्यान देना चाहिए और अपने इंटरेस्ट को पहचानने के बाद ही स्ट्रीम को सेलेक्ट करना चाहिए। रही बात अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी सभी में मिलती है। आर्ट में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या आर्ट के बच्चे कुछ नहीं कर सकते? यूपीएससी इस कंट्री का, हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे टफेस्ट एग्जाम है, जो उनको जिस एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल है। तो फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? एक आईआईटीएन भी यूपीएससी करता है, उसकी भी चाह होती है। फेम के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आईआईटी, नीट, सारे के सारे कैंडिडेट वहां जाके यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप नीट करेंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप आईआईटीएन करेंगे। आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें, बच्चों को फोर्स करना बंद करें और प्रिपरेशन करते रहें और जो आपने टारगेट सेट किया है, क्योंकि फ्यूचर सभी में ब्राइट है। कॉमर्स लेके सीए करना चाहते हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप आईआईएम जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, आईआईटी है आपके लिए, एनआईटी है आपके लिए। तो ऑप्शन तो सारे खुले हैं। लेकिन जो लोग ये बात करते हैं कि आईआईटी करना और नीट करना, आईआईएम जाना, एमबीए करना, ये बहुत सेलेक्टेड पर्सन होते हैं। इनमें कितने बच्चे चले जाते हैं, कितने बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं? 2%, 3%। इनका रेशियो बहुत मैक्सिमम रहता है, 1 से 1.5%। बहुत ज्यादा बच्चे तैयारी कर लेते हैं। अब पता है 20 लाख 25 लाख अगर बच्चों ने फॉर्म किया तो कितनी सीटें गवर्नमेंट की रहती हैं? तो सबका तो आईआईएम में नहीं हो सकता, सबका तो आईआईटी नहीं हो सकता। तो क्यों? अब इसमें जिन बच्चों का हुआ और जिनका नहीं हुआ उनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? जब आप 12th में आते हो तब आप ये डिसाइड करते हो आफ्टर 12th अब मुझे ये करना है। लेकिन जो बहुत एक्टिव होते हैं वो 9th क्लास से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो 9th से फाउंडेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल तो हमारे पास इतना हाईटेक टाइम में सारी चीजें अवेलेबल हैं। बच्चा 6th क्लास से फाउंडेशन करता है। ई टेक्नो स्कूल्स आ गए हैं। हम लोगों को एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ा दी जाती है। ठीक है, अगर बोर्ड्स के पेपर एनसीईआरटी से नहीं आते हैं, फाउंडेशन की तैयारी करते हो तो लखमीर सिंह पढ़ो ना, अनुजा अरोड़ा पढ़ो, आप ही के लिए है। पियर्सन को खत्म करो जल्दी से और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स लो, पीडीएफ लो, उनको पर डे सॉल्व करो। और 6 to 8 आवर्स की स्टडी भी फिर आपको अभी से बना के ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अगर आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम आपका गोल है और इनको आप अचीव करना चाहते हो। तो मैं सभी पेरेंट्स से और सभी स्टूडेंट से बस यही कहना चाहूंगा, सबसे पहला प्रेफरेंस अपने इंटरेस्ट को देना है, उससे भागना नहीं है। लेकिन पेरेंट्स, बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करना है कि वो उनको गुमराह नहीं करेंगे और जो उन्होंने गोल सेट किया उसको अचीव करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि जो 12th की एज होती है तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूट हो जाते हैं, एक कैरियर बनाने की और एक कैरियर बिगाड़ने की। क्योंकि 12th का जो मोमेंट होता है यहाँ पे, ये जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कैरियर के लिए। तो अगर आपका ये 12th के बाद 2-3 साल तक रूट डाइवर्ट हो गया तो आपका कैरियर आपके अगेंस्ट खड़ा है, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। और यही 2-3 साल अगर आपने फोकस के साथ, चीजों को समझने के साथ, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे भारतीय नागरिक की तरह, एक अच्छे भारतीय छात्र की तरह अगर आपने इसका अध्ययन किया तो आप अपने गोल को अचीव करने में 100% सक्सेस होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। सारी स्ट्रीम अच्छी होती है, सभी स्ट्रीम में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जो बच्चे गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन करते हैं वो माइंड में ये सेट करके मत चलो कि एक सिपाही बनना, एक क्लर्क की नौकरी करना या ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाना, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेना आपका एम है। उसके बाहर की भी दुनिया को देखिए, उसके बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही हैं। आप बहुत बेहतर इंसान हैं, आप बहुत उससे बेहतर कर सकते हैं। तो ग्रुप डी और ग्रुप सी जैसी झंझटों में क्यों फंसना चाहते हैं? एक अच्छा सा कैरियर आपका इंतजार कर रहा है और आप ग्रुप डी का 10th लेवल से एक फॉर्म फिल करके, तो इस तरीके से जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका यूज करिए और आगे बढ़िए। इस स्ट्रीम की बात करें, अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हो
तो जो साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं तो आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों में लेने में फिर डिफरेंस क्या रह जाता है, क्यों लेनी चाहिए ये? अगर कोई बच्चा देखिए शार्प माइंड का है और बहुत सारे टेक्निकल फील्ड ऐसे हैं जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली बहुत हाई फाई चीजों को नहीं करा सकती, कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस इतनी ज्यादा है कि आईआईटी के लिए नहीं भेज सकते, कोटा के लिए नहीं भेज सकते, तो बच्चों का क्या रहता है, एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि जॉब किसी भी टाइप की करो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में रहो या प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन आपका साइंस मैथ एक बेसिक तो स्ट्रांग थोड़ा सा अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो भी आपको क्लर्क बनने के लिए भी इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग के लिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देने ही है। तो अब आप मैथ और साइंस और इंग्लिश से कैसे बच सकते हो, कैसे भाग सकते हो? तो ये तो आपको थोड़ा सा इन पे तो काम करना ही पड़ेगा। अब साइंस स्ट्रीम लेने वाले बच्चे एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी ज्वाइन कर सकते हो, आईआईटी कर सकते हो, एनआईटी में जा सकते हो, इसरो है, नासा है, बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आप ही के लिए है। अब इन फील्ड में क्या आर्ट स्ट्रीम का बच्चा नहीं जा सकता, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीएससी का फॉर्म आर्ट साइड का बच्चा भर सकता है तो साइंस वाला भी भर सकता है, कॉमर्स वाला भी भर सकता है, लेकिन साइंस स्ट्रीम के बच्चों के पास जो ये टेक्निकल फील्ड में जाने की अपॉर्चुनिटी है ये कॉमर्स वालों के पास नहीं है, ये आर्ट स्ट्रीम वालों के पास नहीं है। यही डिफरेंस हो जाता है। अब अगर 12th लेवल की भी बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जिसमें 12th पास आउट मान लिया जाता है कि हाँ 12th पास आउट हैं तो ये क्राइटेरिया इसको फुलफिल करते हैं और टेक्निकल फील्ड में आप आ सकते हैं। अब एयरफोर्स में कोई टेक्निकल पोस्ट है तो उसके लिए फिर आर्ट और कॉमर्स वो एलिजिबल नहीं हो सकते। तो आपको साइंस लेने में बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है, नो डाउट। आप अगर साइंस स्ट्रीम से पढ़ेंगे तो आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। आप आर्ट स्ट्रीम के मोस्टली फॉर्म फिल कर सकते हो, सारे फॉर्म फिल कर सकते हो। एक दो फॉर्म जिसमें आप हाई रैंक के छोड़ दो, जो आप मास्टर डिग्री की बात करते हो, जो आप प्रोफेसर की बात करते हो, अगर उसके बियॉन्ड हम आके देखते हैं उन चीजों को तो अलग ही है, क्योंकि वो तो जिसमें आप स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो तो उस अपने अपने सब्जेक्ट में उनको मास्टर करना होता है, नेट निकालना होता है, गेट, कुछ लोग गेट के थ्रू भी जाते हैं, जेआरएफ करते हैं। प्रोफेसर के लिए जो मैंडेटरी उसका क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होता है। लेकिन बाकी अगर हम और चीज़ों को देखते हैं तो साइंस स्ट्रीम के वालों के पास अपॉर्चुनिटी आर्ट और कॉमर्स से ज़्यादा होती है, लेकिन ब्राइट फ्यूचर ऐसा नहीं है कि साइंस में ही है, कॉमर्स में भी है और आर्ट में भी है। अगर आर्ट के बाद आप मान लो सपोज अगर यूपी, अगर कहीं भी किसी भी स्टेट में एसआई की ही वैकेंसी आई है, आपको दरोगा ही बनना है, आपको पुलिस में ही जाना है, आपको बैंकिंग का काम ही करना है, बैंक में ही जाना है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे मैथ ना आए, जहां पे साइंस ना आए, जहां पे इंग्लिश ना आती हो। और इन सब चीजों में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है साइंस स्ट्रीम के बच्चों को, क्योंकि 12th तक उन्होंने मैथ्स भी अच्छे से किया होता है और साइंस भी अच्छे से की होती है, तो ये उनको थोड़ा सा वेटेज मिलता है। और अगर ये वेटेज आप लेना चाहते हैं तो इस वेटेज को आप भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, एफर्ट लगाने की जरूरत है। और इसी तरीके से आप टेक्निकल फील्ड में जाके देश हित में कुछ काम कर सकते हैं। देश हित में तो सारे लोग ही काम करते हैं, लेकिन अपने परिवार की आजीविका भी अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि आपको चांसेस थोड़े से ज्यादा मिलेंगे और देश हित के लिए भी आप कुछ काम कर सकते हैं।